हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अब आपकी CIIB की डेट शीट आ चुकी है, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, स्पेशली कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे अगर आपको स्टैट्स अच्छे से नहीं आता तो ABM की प्रिपरेशन शुरू करो। अगर BFM आपका कमजोर है तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको अच्छी खासी डिफिकल्टी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अलोंग विद दैट ये जो सब्जेक्ट्स है ना आपके, ये आपको ना ही सिर्फ आपके BFM या फिर CIIB के एग्जाम्स को क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि आगे चलकर अगर आप कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हो, जिससे कि आपका प्रमोशनल इंटरव्यू में आपको हेल्प हो, तो ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाली चीज यहाँ मत रखना। यहाँ कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हुए जाओ, ताकि और भी अच्छी सर्टिफिकेशंस आप कर पाओ, जल्दी आपको प्रमोशन मिल पाए। ओके, चलिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम BFM की स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे BFM को टारगेट करना है, कैसे हमें 60+ स्कोर यहाँ पर लेकर आना है। जैसा आप लोग सब जानते हैं, BFM एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट हो जाता है एंड यहाँ पर मार्क्स बैक देखने के लिए मिलती है। मतलब काफी ज्यादा हाई नंबर्स में स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या ये सब्जेक्ट सच में इतना डिफिकल्ट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। देखो, सब्जेक्ट थोड़ा बोलेंगे कि डिफिकल्ट है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल केस स्टडी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्लस आपका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। अब बहुत वास्ट सिलेबस को कैसे कैटर करना है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, JIIB और CIIB दोनों में ही क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जहां से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी परसेंटेज हाई होती है, और कुछ मॉड्यूल्स एंड चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते हैं। ऑल्दो एक चीज और है, ये कोई शॉर्ट स्ट्रेटेजीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार चेंजेस देखने के लिए भी मिलते हैं। जैसे कि पहले आपको ना मॉड्यूल A से बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे, अब आपको मॉड्यूल B से मिलते हैं। तो यहाँ पर ना चीजें थोड़ी थोड़ी सी चेंज भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप गए, आपने कोई 2 मॉड्यूल्स पढ़े और वहां से कम क्वेश्चंस आए, जो आपने 2 मॉड्यूल्स छोड़ दिए वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए। इसीलिए बोल रही हूँ, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ो। चलो, अब कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को क्लियर करना है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो ना किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। अगर हम बात करें BFM की, तो जैसे कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स होते हैं 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड, ऐसे ही BFM भी है। यहाँ पर मॉड्यूल A आपका कौन सा है, इंटरनेशनल बैंकिंग। मॉड्यूल B आपका है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट आपका मॉड्यूल C है, और बैलेंस शीट मैनेजमेंट आपका मॉड्यूल D है। अब आपको प्रिपरेशन किस तरह करनी है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉड्यूल A की, तो यहाँ पर ना आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मॉड्यूल B की, तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड भी मिलते हैं और केस स्टडीज भी मिलती हैं। अच्छा, मॉड्यूल B की लैंग्वेज ना सबसे टफ मानी जाती है बाकी मॉड्यूल के कंपैरिजन में। तो अगर एक बार मॉड्यूल B की लैंग्वेज समझ गए तो समझो कि बाकी मॉड्यूल्स तो इजीली समझ ही जाओगे। लेकिन अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ना थोड़ा सा आप अपने टीचर्स की, या यदि आपने कोई कोर्स खरीद रखा है तो वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, या कोई कोर्स परचेस करके उसकी हेल्प लोगे। अब अच्छा, यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल फिलर केस स्टडीज। ठीक है, अब हमें इन दोनों मॉड्यूल में कौन सा मॉड्यूल पहले पढ़ना है। देखो, पहले ना A में से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी B में से आने लग गए हैं। हो सकता है इस बार एग्जाम हो तो हमें A से दोबारा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। तो मैं बोलूंगी दोनों को ना इक्वल प्रायोरिटी दो। ठीक है, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देने के बाद में अपनी प्रिपरेशन को किधर की तरफ लेकर जाओगे, मॉड्यूल D की तरफ, है ना। फिर मॉड्यूल D से आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, न्यूमेरिकल लगाने हैं, और आपको बेसिकली सभी चीजों को अच्छे से समझते हुए मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जाओगे आप मॉड्यूल C की तरफ। ठीक है, तो लीस्ट प्रायोरिटी आप मॉड्यूल C को दे रहे हो। अब मैं बात करूं कि इन मॉड्यूल्स में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूल A को। देखो, मॉड्यूल A में ये सभी आपके चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें एक्सचेंज रेट्स की,
तो एक्सचेंज रेट्स में ना आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही इसमें दिए हुए आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल है उन्हें लगाओ, अच्छे से समझो, ठीक है। इससे आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन काफी हद तक कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में ना आपको एनआरई, एनआरओ इस तरह से अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैंने YouTube पर वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको इन अकाउंट्स के बारे में अच्छे से समझना है, ताकि केस स्टडी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर पाओ। इसके बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ना। पहले तो बहुत क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं यूसीपी डीसी की, ठीक है, तो 600 में से आपको काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगेन ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसे कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके बाद में आप इन बाकी चैप्टर्स को पढ़ोगे। तो अभी ना हाई आईएफसी, ठीक है, इसके अलावा गिफ्ट सिटी, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते जा रहे हैं, तो इन्हें देखना। एग्जिम बैंक का रोल देख लेना कि एग्जिम बैंक कर क्या रहा है, फिर इस तरह की चीजों की तरफ आना। तो क्या करोगे, न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट करोगे एक्सचेंज रेट्स वाले से, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट वाला चैप्टर लोगे, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग वाला लोगे, एंड देन ये बाकी का पार्ट जो होगा इसको कवर करोगे। आगे बात करें अगर हम मॉड्यूल बी की, तो मॉड्यूल बी में क्या करना है देखो, मॉड्यूल बी में एक तो है आपका लास्ट चैप्टर बेसल 3 फ्रेमवर्क। यहाँ से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना, छोटा सा चैप्टर है। इसके अलावा आप देख रहे हो ये कुछ रिस्क हैं आपके, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल और क्रेडिट रिस्क, ठीक है। इनमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है हेयर कट का। हेयर कट से ना बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं, मतलब 5 से 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ हेयर कट से होते हैं। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आराम से इसको भी आप कर पाओगे। और क्या करोगे इसके अलावा आपके पास में हर एक रिस्क के लिए ना कुछ अपनी अप्रोचेस होती हैं, ठीक है, कि उन रिस्क को कैसे मेजर करना है। तो एक होता है कॉन्सेप्ट आपका वैल्यू एट रिस्क, फिर होता है स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको फोकस करके चलना होगा। आगे अगर हम बात करें, अच्छा बेसल अकॉर्ड्स भी आपको इसमें अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम हमारे मॉड्यूल सी की तरफ। तो मॉड्यूल सी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, मॉड्यूल सी में आपको एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इस पर फोकस करना है फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रेजरी प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ टेबल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं आपके, वो आपको पढ़ने हैं। फिर आपको क्या करना है, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स में ही आपके पास में मनी मार्केट प्रोडक्ट्स, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट, ये सारी चीजें आती हैं, तो आपको इनको कवर करते हुए चलना है। देन आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ोगे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे मॉड्यूल डी की तरफ। तो मॉड्यूल डी में क्या पढ़ोगे, देखो मॉड्यूल डी में एसेट एंड लायबिलिटीज, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएआरओसी से ना एक टाइम था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। अब थोड़ा नंबर क्वेश्चंस का कम हो गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आई विल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉड्यूल डी, ओके। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में आप लिक्विडिटी मैनेजमेंट की तरफ जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ रेशियो बेस्ड एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे, न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, उनको कवर करोगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क की तरफ जाओगे, उसको पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स को कवर कर रहे होगे। आगे समझ में, चलो अब आती है बात न्यूमेरिकल की। क्या न्यूमेरिकल पर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है? ऐसा तो नहीं है न्यूमेरिकल कम आने लग गए हैं, नहीं। एक तो न्यूमेरिकल का नंबर चेंज होता रहता है, लेकिन काफी अच्छे खासे नंबर्स में न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको कोशिश करनी है कि आप न्यूमेरिकल डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, ओके। तो हर वीक में ना एक बार संडे को आपको क्या कोशिश करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़े हैं, उनको आप यूज करके, अप्लाई करके न्यूमेरिकल
और केस स्टडीज लगाओ। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें कि किस किस टॉपिक के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके। सबसे पहले एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन जो आपका मॉड्यूल ए का हिस्सा है, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क जो आपके किसका हिस्सा था, मॉड्यूल डी का, फिर रिस्क वेट एसेट जो आपके मॉड्यूल बी का हिस्सा है, एंड ट्रेजरी एंड मनी मार्केट कैलकुलेशन जो आपके मॉड्यूल सी का हिस्सा है। इन कुछ टॉपिक्स को पहले फोकस करोगे, फिर बाकी चीजों की तरफ जाओगे। ठीक है, तो हेयर कट की बात हो गई, ड्यूरेशन, ऑल्टमैन स्कोर, जेड स्कोर, ठीक है, ऑल्टमैन जेड स्कोर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप फोकस करोगे, फिर वैल्यू एट रिस्क पर से भी आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन कुछ क्वेश्चंस को, इन कुछ टॉपिक्स को आप फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ CIIB के लिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आनी है BFM को खुद भी क्लियर करने के लिए। प्लस आपको क्या करना होगा, प्लस आपको ना इसको अच्छे से समझकर कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो और भी बेटर रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ना आप अभी अगर प्रिपरेशन नहीं शुरू करे हो तो मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। अगर कर चुके हो तो बीच से पकड़ लेना। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अब इसके लिए टॉपिक टेस्ट लगाने शुरू करो कि एक चैप्टर मान लो मॉड्यूल ए का खत्म हो जाता है तो उसके जो आपके क्विजेस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन्हें लगाओ। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर आप क्विजेस की तरफ जाओगे जो मॉड्यूल वाइज रहेंगे आपके। मॉड्यूल वाइज जाने के बाद में क्या करोगे, फिर आप मॉक्स लगाना शुरू करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको लगता है कि अब आपके 2 एटलीस्ट मॉड्यूल्स प्रिपेयर्ड हैं, तुरंत मॉक्स लगाना भी शुरू कर दो। तो एक दिन मान लो संडे रख रहे हो, तो हर संडे में क्या करना है, पहले टॉपिक टेस्ट से शुरू करना है, फिर क्विजेस, फिर मॉक्स की तरफ बढ़ जाना, और फिर एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आप मॉक्स अच्छे से लगा रहे हो। अच्छा, इनको करना कैसे है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सभी आते होंगे। जो नहीं आते वहां क्या करोगे, समझोगे कि क्या चीज थी जो नॉलेज आपको नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज कहाँ थी, कहाँ पर केस स्टडीज में आपने अपनी जो नॉलेज थी उसे ठीक से नहीं इंप्लीमेंट किया। इसके अलावा पूरी की पूरी एनालिसिस करने के बाद ही दूसरे मॉक से दूसरे टॉपिक टेस्ट पर जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर फोकस रहोगे। चलो, अब अगर हम बात करें मॉक्स की, तो मॉक्स आपको स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं और एक्यूरेसी आपकी बढ़ाते हैं। जैसा मैंने बोला, एक दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का आपको रखना होगा, जिससे कि आप क्या करोगे, समरी नोट्स बना सकते हो, अपने लिए क्वेश्चंस सॉल्व करके देख सकते हो। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन कौन से वीक एरियाज हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज बताती हूँ, केस स्टडीज का बहुत हुआ सा बना रहता है कि केस स्टडीज सॉल्व कैसे होंगे, हमसे नहीं हो सकता, ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। केस स्टडीज को ना एक बड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम मान लो, जब कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये चाहे आपकी लाइफ में हो, ठीक है, बैंक में हो या फिर एग्जाम में हो, जब भी कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखे, वहां डरना नहीं होता, वहां अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद में उस एक छोटी सी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे उसकी तरफ अपनी अप्रोच रखो। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढना है प्रॉब्लम का। तो अब आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड पता है, ठीक है, उनके बारे में सोचो। फिर जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दिए होते हैं वहां पर अपनी नॉलेज को अप्लाई करो। जैसे आपको कुछ लिमिट्स दे रखी होती हैं, तो वो लिमिट्स क्या आरबीआई की रेगुलेशन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, क्या ये करेक्ट बात है उस चीज के बारे में या नहीं है, वो सारी अप्रोच रखते हुए इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो केस स्टडीज आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी। केस स्टडीज ना सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तो केस स्टडीज आराम से सॉल्व हो जाएंगी, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है कि क्या वाई वाली चीज है, कि ये चीज क्यों पूछी जा रही है, क्या इसका रीजन है। इसके बाद में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लगाना है और फिर रियल वर्ल्ड बैंकिंग एग्जांपल्स जो हैं उनको भी अपनी लर्निंग में एनफोर्स करके चलना है, रेनफोर्स करके चलना है। आपको पता होना चाहिए बैंक में जब इस तरह के इश्यूज आते हैं
तो आप उनसे कैसे डील कर रहे हो, या फिर आपके मैनेजर्स उनसे कैसे डील कर रहे हैं, या जो भी टॉप मैनेजमेंट था, सीनियर मैनेजमेंट था, उन्होंने उन चीजों को कैसे डील किया था। अगर वो सारी चीजें अच्छे से पता है, बैंक के सर्कुलर्स पढ़ते रहो, आरबीआई के कोई नए रूल्स आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रहे हैं, उन्हें पढ़ते रहो, तो क्या होगा, इससे ना कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा होगा कि आप कोई बैचेस परचेस कर लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स वाला की, तो जैकब वाला आपके लिए लेकर आया है CIIB महापैक। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, 9+ सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। आप बोलोगे मैम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास तो 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, आपके पास 4 कंपलसरी और रिमेनिंग आपके पास में कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पास रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, जिसमें से आप अपनी पसंद का एक ऑप्शनल ले सकते हो। हम आपको सभी ऑप्शनल की वो देते हैं चॉइस। अगर आपको मान लो कि लग रहा है थोड़े टाइम पढ़कर कि भाई मुझसे IT एंड डिजिटल बैंकिंग नहीं हो पाएगा, मुझे सिलेबस देखकर लगा कि आसान है, मुझे पढ़ना है HRM, तो आप क्या कर सकते हो, HRM की क्लासेस ले सकते हो। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ IT एंड डिजिटल बैंकिंग ही CIIB महापैक में कर पाओगे, ठीक है। यहाँ आपको 15+ फाउंडेशन एंड MCQ बैचेस मिल रहे हैं, मतलब कोई भी हमारा बैच आपकी वैलिडिटी पीरियड में लॉन्च होगा तो आपको उसकी एक्सेस दी जाएगी। यहाँ पर आपको 2000+ लाइव क्लासेस मिल रही है, 500+ मॉक्स एंड क्विज़ेस मिल रही है, 200+ क्लास नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम बात करें इनकी प्राइसिंग और वैलिडिटी की, तो अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए आपको 3499 में ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए आपको 4999 में, और 2 ईयर की वैलिडिटी के लिए आपको 6999 में ये कोर्सेस मिल जाएंगे। आगे बात करें अगर हमारे होल फाउंडेशन प्लस MCQ बैच की, तो यहाँ पर आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको MCQs, आपको न्यूमेरिकल या केस स्टडीज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बैच आपका जून 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहा है, जिसका प्राइस केवल 2499 है। अगेन अगर हम बात करें CIIB फाउंडेशन बैच की, तो यहाँ पर भी आपको सभी फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। इसका भी प्राइस 2499 होगा। आगे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपका कोई भी एक एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था एग्जाम, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर हमारे इंडिविजुअल बैचेस ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 2 एग्जाम क्लियर नहीं हुए, तो आप 2 इंडिविजुअल बैचेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इनका प्राइस केवल 999 है। तो आप ABM के लिए अरविंद शुक्ला सर से पढ़ सकते हैं, इनके बैच का प्राइस भी केवल 999 है। BRBL के लिए आप आशीष सर से पढ़ सकते हैं, अगेन बैच का प्राइस 999 है। ABFM आपको भास्कर सर पढ़ाएंगे, उनके भी बैच का प्राइस 999 है, और BFM आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो HRM आपको कौन पढ़ा रहा है, HRM आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, जिसका प्राइस अगेन 999 है। और अगर हम बात करें सेंट्रल बैंकिंग की, तो उसको आपको भास्कर सर पढ़ाएंगे, जिसका प्राइस अगेन 999 है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है BFM से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, जहां पर मैं आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत कम टाइम में पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे उस वीडियो सीरीज से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे लाइव सेशन में, तो सी यू सून, थैंक यू।